हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज क्या करेंगे? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले टॉपिक को प्रॉपरली समझ लेते हैं। अब तक क्या कर रहे थे? शेयर्स इशू कर रहे थे तो कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे थे बैंक अकाउंट में, राइट? जो बन रही थी क्या? हमारी कैपिटल। बट अब शेयर्स के बदले में पैसे नहीं आएंगे या मनी नहीं आएगी, तो आएगा क्या? शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन्स कैश के बिना कुछ और मिल रहा है, तो वो क्या है? या तो वो शेयर्स इशू होंगे वेंडर को, या इशू होंगे प्रोमोटर को, और या इशू होंगे अंडरराइटर को। वेंडर कौन होता है? वेंडर वो जिससे आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है या किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है। अब वेंडर से अगर फिक्स्ड एसेट खरीदी है तो आप क्या करते हो? उसे पेमेंट कर देते हो उस फिक्स्ड एसेट की। बट इस केस में क्या है? हम फिक्स्ड एसेट के बदले में वेंडर को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ गया प्रोमोटर। अब हु इज द प्रोमोटर? प्रोमोटर वो इंडिविजुअल जिसने क्या किया था? कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया कंसीव किया था। अब कंपनी को सिर्फ उसने स्टार्ट करने का आइडिया कंसीव करके ऐसे नहीं छोड़ दिया। कंपनी को स्टार्ट करना है तो कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। तो इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम बनेगा, आर्टिकल्स बनेंगे, देन बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, रजिस्ट्रार की फीस होगी, या कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोमोटर को करने पड़ रहे हैं। अब वो एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेशन के पहले के हैं, ठीक है? तो इनकॉर्पोरेशन के पहले के हैं तो कंपनी तो उसे ऐसे रेटिफाई कर नहीं सकती जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती। तो जब कंपनी वाकई लीगल एंटिटी बन जाती है तो वो इन एक्सपेंसेस की पेमेंट इस प्रोमोटर को कर देती है। बट किसी केस में क्या होता है कि प्रोमोटर भी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, यानी कि कंपनी कैश या बैंक बैलेंस के बदले प्रोमोटर को क्या इशू कर देती है? शेयर्स। थर्ड केस आ गया अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की तो हम किसी ब्रोकर को एंगेज करते हैं, फाइन। तो ब्रोकर हमसे क्या चार्ज करता है? कमीशन। उसी तरह जब हम कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं तो हम एंगेज करते हैं किसी अंडरराइटर को। ये अंडरराइटर जो होता है वो हमें शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब कराने में हेल्प करता है, और कई बार जो रिमेनिंग शेयर्स होते हैं उसको अंडरराइटर भी ले लेता है। बट कोई भी अंडरराइटर फ्री में तो ये सर्विस रेंडर करेगा नहीं। इनफैक्ट फ्री में तो काम कोई भी करके नहीं देता। तो यहाँ पे अंडरराइटर ने क्या किया कि उस अंडरराइटर के बदले में उसने कोई फी चार्ज की, जिसको हम कहेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। अब ये अंडरराइटिंग कमीशन कैश के फॉर्म में पे ना होके शेयर्स के फॉर्म में भी पे हो जाती है। इज इट क्लियर? अब इनको सीखेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज से। लेट अस सपोज कि हमने किसी वेंडर से कोई मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब वेंडर को पेमेंट करनी है तो वेंडर अकाउंट डेबिट क्या देंगे इसे? या शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करो। टू पेमेंट किसको करनी है? इट्स प्रोमोटर, तो टू प्रोमोटर अकाउंट। अब इसको देना क्या है? शेयर्स। तो नेक्स्ट एंट्री थर्ड केस। यहां पे एक्सपेंस क्या है?
अंडरराइटिंग कमीशन, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। टू किसको देनी है? अंडरराइटर को। बट अंडरराइटर को मनी के बजाय क्या दे रहे हैं? शेयर्स। तो क्या करोगे? होपफुली एंट्रीज आपको समझ आ गई हैं, बट हम इसको सब क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से। टाइनी टॉयज लिमिटेड किसी कंपनी ने क्या किया? परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स फॉर 1,80,000 पेएबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। What will be the entries if the shares are issued at par and shares are issued at premium? अब हमने क्या किया? मशीन नहीं खरीदी, एसेट्स खरीदी, तो मशीन की जगह लिखोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और वेंडर का नेम भी गिवन है तो वेंडर की जगह वेंडर का नेम लिख दोगे, बट अमाउंट थी यहां पे 1,80,000। इज इट क्लियर? अब वेंडर को पेमेंट करनी है, वेंडर का नेम क्या था? राम ब्रदर्स। तो अगर मैंने पार पे शेयर इशू किए तो 1,80,000 के शेयर्स मैंने इसको इशू कर दिए। 10 रुपीज का एक शेयर था, तो 10 रुपीज के हिसाब से 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10 कितने शेयर्स हुए? 18,000 शेयर्स। ये बात हम नरेशन में मेंशन करेंगे। बीइंग इशू ऑफ 18,000 शेयर्स टू द वेंडर एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। बट अब क्या हुआ कि शेयर्स जो थे, कंपनी ने कहा कि मैं जो शेयर्स इशू कर रही हूँ वो जो शेयर्स मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ 20% प्रीमियम पे। प्रीमियम की अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी, तो 10 रुपीज का 20% कितना हुआ? 2 रुपीज। तो आपका शेयर कितने का हो गया? 10 + 2 12 रुपीज। अब मेरा शेयर जो है वो 12 रुपीज का है। नो डाउट मैंने वेंडर को फुल 180 की पेमेंट देनी है। जितनी पेमेंट वेंडर को देनी है, वेंडर का अकाउंट उसी अमाउंट से डेबिट होगा। रिमेनिंग एडजस्टमेंट हम अपनी बुक्स में कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो 1,80,000 को पहले आपने डिवाइड किया था 10 से, नॉमिनल वैल्यू से। अब आप डिवाइड करोगे विद प्रीमियम वाली अमाउंट से 12 से, और ये आ जाएगा 15,000 शेयर्स। अब आप कहोगे कि देने तो 1,80,000 हैं और ये तो हैं 15,000 शेयर्स, 10 से मल्टीप्लाई करके तो आएगा 1,50,000, तो बाकी के 30,000। अरे शेयर्स जो थे वो प्रीमियम पे इशूड थे, तो यहां पे क्या करोगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1,80,000 की जगह आपका हो जाएगा 1,50,000 और यहां पे आ जाएगा आपका 30,000। यानी कि आप अपनी टोटल अमाउंट को डिवाइड करोगे इशू प्राइस से। अगला क्वेश्चन क्या है? राजन लिमिटेड परचेज्ड रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 पेएबल इन ₹2,20,000 इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट। अब ये जो राजन लिमिटेड है इसने विकास लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ले ली होंगी। एसेट्स इसने कौन कौन सी ली? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश, क्रेडिटर्स, तो
तो सारी एसेट्स को करेंगे डेबिट। अमाउंट लिखो, 90,000 की मशीन, 90,000 की ही बिल्डिंग, 30,000 के डेटर्स, 50,000 का स्टॉक और 20,000 का कैश। और हमारे क्रेडिटर्स थे 20,000 के। फाइन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको हमेशा देखना है कि क्या डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करती हैं। अब यहाँ पे मेरी जो एसेट्स हैं उनकी अमाउंट क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, कितने से? 10,000 से। अगर मेरी डेबिट साइड बड़ी आती है और क्रेडिट साइड छोटी आती है तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी कैपिटल रिजर्व की। ब्रैकेट में आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, तो ये आएगा 10,000। बट अगर मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो यहाँ पे आ जाएगी गुडविल डेबिट में। अब गुडविल क्यों? आप एसेट्स परचेज कर रहे हो, लायबिलिटीज भी ले रहे हो, बट जो पेमेंट कर रहे हो वो एक्सेस में है कंपनी की नेटवर्थ से। नेटवर्थ का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो जितनी उसकी नेटवर्थ नहीं है उससे ज़्यादा की अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? कंपनी की कोई गुडविल होगी जो हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गुडविल परचेज कर ली और सारी अमाउंट दे दी। अब ये विकास लिमिटेड क्या है? ये विकास लिमिटेड वो वेंडर है जिसको आपने पेमेंट की है और उसको आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, पेमेंट वगैरह उसकी दे रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व की आ गई बैलेंसिंग फिगर की। अब यहाँ पे विकास लिमिटेड को मैंने पेमेंट कैसे करनी थी? 2,20,000 तो मैंने उसे देने थे शेयर्स के थ्रू। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट देनी है? मैंने बोला था कि वेंडर के अकाउंट में फुल अमाउंट जाएगी जो हमने उसे पे करनी है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट, तो 2 बैंक अकाउंट, बैलेंस 30,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब करते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का एग्जांपल। D Limited issued 2,500 shares of ₹10 each credited as fully paid to the promoters for their services rendered to incorporate the company। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, 2,500 शेयर्स 10 ईच, यानी कि 25,000 के एक्सपेंसेस थे। कौन से? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। उसके बदले में कंपनी ने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिए। कोई और कंडीशन मेंशन नहीं है, तो एंट्री बहुत सिंपल है। और अंडर राइटर को दिए उसने 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि मेरी अंडर राइटिंग कमीशन कितनी थी? 20,000 की, जिसके बदले में दे दिए मैंने शेयर्स। टफ तो नहीं है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपको ये पोर्शन ज़रूर टफ लगेगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है, बट इतना टफ भी नहीं है कि प्रैक्टिस के बाद ये आपको ना आए। आपको इस चैप्टर को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है और आपके +2 के एग्ज़ाम में मिनिमम 10 मार्क्स का पेपर ये चैप्टर कैरी करता है, यानी कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको प्लीज़ प्रॉपरली करें। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जा रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन वैसे ही करना है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। अक्षित लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ 4,30,000 फ्रॉम परफेक्ट मशीन्स। तो अक्षित लिमिटेड ने अगर कोई मशीन परचेज की है परफेक्ट लिमिटेड से, तो वो एंट्री क्या करेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू परफेक्ट लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट थी मेरी 4,30,000 की। अब यहाँ पे जब पेमेंट की मैंने परफेक्ट लिमिटेड को, तो कुछ वेरिएशंस आ गई। क्या मैंने पेमेंट की? issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 3। तो क्या लिखेंगे? 2
share capital account. 10,000 shares of rupees 10 each, 1 lakh at a premium of rupees 3 to what? Securities premium reserve. How much? 3 rupees, 10,000 shares पे 30,000. Issued an acceptance of 1 lakh payable after 3 months. Acceptance means bills payable. तो बिल पेएबल से उसने कितनी मनी दी? 1 लाख की. और रिमेनिंग के लिए उसने क्या किया? एक पोस्ट डेटेड चेक इशू कर दिया 2 महीने बाद का. तो चेक कहाँ से इशू होता है? अमाउंट कहाँ से निकलेगी? बैंक से. तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख. इज इट क्लियर? कितना हो गया? 4,30,000. अब सपोज करो अक्षित लिमिटेड जिससे हमने ये मशीन खरीदी है सॉरी, तो वो जो है उसके लिए ये शेयर कैपिटल क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट. बिल पेएबल क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल. और ये जो बैंक से हमने पोस्ट डेटेड चेक दिया है वो बन जाएगा उसका चेक इन हैंड.